क्या ये सिर्फ एक बाढ़ थी या फिर हिमालय के सीने में छिपा कोई ऐसा खतरा था जिसने देखते ही देखते पानी, बर्फ, पत्थर और मलबे को मौत के सैलाब में बदल दिया। पिछले 24 घंटे से आपके फोन, टेलीविजन और सोशल मीडिया पर नेपाल की वो तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। कहीं सड़कें बह गईं, कहीं पुल टूट गए, कहीं घर और गाड़ियां मलबे में तब्दील हो गई हैं या फिर मलबे में दब गई हैं। कई लोगों की मौत हो चुकी है, सैकड़ों लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लेकिन इस तबाही के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इस जल प्रलय के पीछे कारण क्या था? क्या ये सिर्फ कुदरत का कहर था? क्या हिमालय का बदलता मौसम इसके पीछे कारण है, या फिर सीमा पार से समय पर वार्निंग न मिलने का सवाल भी इस पूरी कहानी में कहीं जुड़ा हुआ है? और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या चाइना इस तबाही के लिए जिम्मेदार है? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति और आज इस TV9 के एक्सप्लेनर में समझते हैं नेपाल की इस तबाही की पूरी कहानी। क्या हुआ, कैसे हुआ और क्या खतरा भी टल गया है या अभी भी खतरा बरकरार है? सबसे पहले उस जगह पर चलते हैं जहां से इस पूरी कहानी की शुरुआत हुई। नेपाल का रसुवा डिस्ट्रिक्ट जो केंद्र बताया जा रहा है, जहां सबसे ज्यादा तबाही हुई है। ये इलाका नेपाल चाइना बॉर्डर के पास है और यहीं से भोटे-कोशी रिवर सिस्टम होकर गुजरता है। आप मेरे पीछे ये मैप देख रहे हैं। मैं इस मैप के जरिए आपको समझाऊंगी कि हुआ क्या था, कैसे तबाही आई। आप देख सकते हैं तिब्बत, यहाँ बादल फटा और फिर यहाँ भोटे-कोशी, नेपाल का ये वो केंद्र जहाँ सबसे ज्यादा तबाही हुई है। भोटे-कोशी रिवर की बात करें, त्रिशूल नदी की बात करें या नारायणी नदी की बात करें, यहाँ तबाही देखने को मिली है और इसका असर अब आगे कैसे होगा ये वीडियो में आगे बताएंगे। लेकिन 26 अगस्त की सुबह करीब 9 बजे इस नदी में अचानक पानी का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ने लगा। ICIMOD के मुताबिक पानी के साथ भारी मात्रा में मलबा, सेडिमेंट्स, बड़े बड़े पत्थर भी नीचे की तरफ आने लगे और सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि त्रिशूली नदी में कुछ जगह वाटर लेवल करीब 9 मीटर तक सिर्फ 30 मिनट में बढ़ गया। मतलब ये सामान्य मॉनसून फ्लड जैसी स्थिति नहीं थी, ये एक फ्लैश फ्लड थी, इतनी तेज कि लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। अब सवाल, इतना पानी अचानक आया तो आया कहां से? दरअसल साइंटिफिक असेसमेंट के मुताबिक हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में एक मैसिव आइस रॉक यानी एवलांच हुआ, यानी पहाड़ के ऊंचे हिस्से से बर्फ और चट्टानों का बड़ा मास नीचे आया। ऊपर से एक बड़ा मास पत्थर, सेडिमेंट्स, मलबा लेते हुए नीचे की तरफ आया और नीचे जितने भी घर बस्तियां थी अपने आगोश में लेते हुए, अपनी जद में लेते हुए सभी को अपनी चपेट में ले लिया और इस वजह से इतना मैसिव नुकसान देखने को मिल रहा है। इस डेब्री ने नदी के रास्ते को ब्लॉक कर दिया, पानी पीछे जमा हुआ और जब ये टेम्पररी ब्लॉकेज टूटा तो पानी, बर्फ, पत्थर और मलबा एक साथ नीचे की तरफ तेज स्पीड में आया। यहाँ बना डेडली फ्लड सर्ज। और ध्यान रखिए, इसे अभी सीधे सीधे ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड यानी कि GLOF कहना जल्दबाजी होगा। जांच का विषय है, जांच हो रही है, एक्सपर्ट्स अभी ये जांच कर रहे हैं कि इस घटना में ग्लेशियर लेक की क्या भूमिका रही थी। लेकिन आइस रॉक, एवलांच और डेब्रीज ब्लॉकेज की भूमिका को लेकर सबूत सामने आए हैं। अब कहानी का दूसरा हिस्सा समझते हैं। नेपाल में आखिर इतनी बड़ी फ्लैश फ्लड बार बार क्यों आती है? क्योंकि ये पहली दफा नहीं हुआ। इससे पहले 2024 सितंबर, 2021 में, 2002 में इसी तरह से त्रासदी आ चुकी है, या फिर 1980 की बात करें। इसका जवाब नेपाल की ज्योग्राफी में छिपा हुआ है। नेपाल को अगर मैप पर देखा जाए तो उत्तर में ऊंचा हिमालय है, बीच में माउंटेन स्लोप है और दक्षिण में, साउथ में रिलेटिवली लो लाइनिंग टेराई रीजन है और ऊपर पहाड़ों पर अगर पानी, बर्फ या मलबा अचानक मूव करता है तो स्टीप स्लोप की वजह से वो बहुत तेजी से नीचे आता है और नीचे आते आते उसकी ताकत और ज्यादा बढ़ जाती है। यही वजह है कि नेपाल में फ्लड अकेली डिजास्टर नहीं होती। फ्लड के साथ लैंडस्लाइड के साथ मलबा, डेब्रीज का तेज फ्लो और ग्लेशियर या ग्लेशियर लेक से जुड़ी घटना के साथ अचानक वाटर सर्ज, एक के बाद एक कई हैजार्ड्स मिलकर एक बड़ी ट्रेजेडी बना सकते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ रीडिंग के एक्सपर्ट्स बताते हैं कि हिमालय में फ्लैश फ्लड सिर्फ बारिश से नहीं बल्कि लैंडस्लाइड, एवलांच और GLOF जैसे हजार्ड की चेन रिएक्शन से भी आ सकती है। अब देखिए ना, अगर हम इस मैप को भी समझने की कोशिश करें तो यहाँ दिखाने की कोशिश हमने की है तिब्बत, यहाँ बादल फटा और ये बताया जा रहा है यहीं से मलबे के साथ जैसे ही
ये पूरा फ्लैश फ्लड आगे की तरफ बढ़ा तो अपने साथ भोटेकोशी नदी, त्रिशूली नदी और नारायणी नदी में तेज बहाव के साथ फ्लैश फ्लड आगे बढ़ता चला गया और इस बीच जितने भी घर, होटल, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर थे वो सब तबाह हो गए। ताश की पत्तों की तरह सब बिखरता हुआ नजर आया और मलबे में तब्दील हो गया। अब इसका असर आने वाले समय में इंडिया में यानी भारत में भी देखने को मिल सकता है। बिहार और उत्तर प्रदेश में इसी को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। तो क्लाइमेट एंगल भी यहाँ एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। हिमालय ग्लेशियर वार्मिंग की वजह से रिट्रीट और चेंज हो रहे हैं। ICIMOD के मुताबिक नेपाल, तिब्बत और भारत की 3 मेजर रिवर बेसिन है। और समझने वाली बात भी है कि ये जो कंट्रीज हैं, ये जो देश हैं, चाइना के साथ अगर बात करें, चाइना, नेपाल, इंडिया, ये रिवर कनेक्टिव देश हैं। तो इसलिए अलार्म करने की भी जिम्मेदारी, जैसे अगर चाइना में अगर बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हुई है तो सबसे पहले नेपाल को खबर दी जाती है, और नेपाल में होता है तो भारत को खबर दी जाती है। ICIMOD के मुताबिक नेपाल, तिब्बत और इंडिया के 3 मेजर रिवर बेसिन में 47 पोटेंशियली डेंजरस ग्लेशियर लेक आइडेंटिफाई की गई थी। इनमें 21 नेपाल में थी। यानी खतरा सिर्फ आज की फ्लड तक सीमित नहीं है। हिमालय में ऐसी कई लेक्स, कई झील और कई अनस्टेबल माउंटेन सिस्टम है जिन्हें लगातार मॉनिटर करने की आवश्यकता है। लेकिन अब आता है इस पूरी कहानी का सबसे कंट्रोवर्शियल सवाल, चाइना। सवाल उठ रहे हैं कि क्या चाइना ने नेपाल को समय पर अलार्म किया था, वार्निंग दी थी, अलर्ट किया था। कुछ नेपाली सोर्सेस और एक्सपर्ट्स ने दावा किया है कि बॉर्डर की दूसरी तरफ घटना होने के बावजूद नेपाल की इंफॉर्मेशन देर से मिली। करीब 45 मिनट की डिले का दावा भी सामने आया है। सुनिए। शक नहीं है, कंफर्म नेपाल गवर्नमेंट कंफर्म कर चुका है। जो चीन में ग्लेशियर फटी उसके बाद यहाँ पे बाढ़ आई हुई है। नेपाल गवर्नमेंट का अभी कुछ देर पहले एक रिपोर्ट आया हुआ है, यहाँ का जल तथा मौसम विभाग का रिपोर्ट है। और उससे ग्लेशियर फटने से पहले भूकंप भी आया हुआ था, 4.2 रेक्टर स्केल का भूकंप भी आया था। उसके बाद बाढ़ आई, जो अभी नेपाल गवर्नमेंट की तरफ से पुष्टि हो चुका है, इस चीज का कंफर्म हो चुका है, जो चीन की तरफ से हुआ है। जहां तक आप ज्योग्राफी का बात कर रहे हैं तो हिमाल हो गया। हिमाल के बाद हिमाल के सटे जिले रसुआ है, ठीक, चाइना और नेपाल के बॉर्डर में रसुआ पड़ता है और वहीं से भोटेकोशी नदी भी आती है। लेकिन यहाँ एक बात समझने की है, 45 मिनट के डिले का दावा सामने आया, लेकिन अभी तक कोई इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन ये साबित नहीं करती कि इस डिले की वजह से इतनी मौतें हुई हैं। क्या अवेलेबल इंफॉर्मेशन नेपाल तक समय पर पहुंची थी? क्या बेहतर अर्ली वार्निंग मैकेनिज्म होता तो नुकसान कम किया जा सकता था? क्योंकि नेपाल की डिपेंडेंस का एक बड़ा कारण ज्योग्राफी भी है। बॉर्डर के उस पार का हाई ऑल्टीट्यूड टेरेन कई जगह बेहद इनएक्सेसिबल है। सैटेलाइट इमेजनरी और अपस्ट्रीम डेटा की एक्सेस इसलिए बेहद महत्वपूर्ण है और इसलिए नेपाल चाइना पर निर्भर भी करता है। और इस घटना के बाद एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हुआ। नेपाल और चाइना के मेटियोरोलॉजिकल ऑफिशियल के बीच इंफॉर्मेशन एक्सचेंज को लेकर अग्रीमेंट हुआ है। चाइनीज साइड ने कहा है कि नदर साइड पर रिस्क या इंपैक्ट होने की स्थिति में नेपाल को तुरंत इन्फॉर्म किया जाएगा। यानी सवाल अब सिर्फ आरोप का नहीं है, सवाल फ्यूचर वार्निंग सिस्टम को मजबूत करने का भी है। इसलिए फिलहाल सबसे रिस्पॉन्सिबल कंक्लूजन यही है, चाइना को इस डिजास्टर का डायरेक्ट कॉज बताने का कोई एविडेंस नहीं है। लेकिन जिस तरीके से एक्सपर्ट्स की तरफ से दावा किया जा रहा है, नेपाल के विशेषज्ञों का तो यही कहना है कि अगर समय पर बता दिया जाता तो कई मौतें नहीं होती। क्या चाइना की भी लापरवाही इसमें है? क्योंकि चाइना की तरफ से देर से बताया गया, और अगर समय पर अलार्म कर दिया जाता, अलर्ट कर दिया जाता, तो क्या सिचुएशन कुछ और होती, सवाल उठ रहा है। लेकिन क्रॉस बॉर्डर अर्ली वार्निंग और इंफॉर्मेशन शेयरिंग पर तो सवाल उठ रहा है। लेकिन ये पहली बार नहीं हुआ है जब इस रीजन में ऐसी घटना ने चिंता बढ़ाई हो। सबसे ताजा उदाहरण सिर्फ पिछले साल का जुलाई 2025 का है। इसी भोटेकोशी जगह पर लहेंडे रिवर सिस्टम में फ्लड आई और नेपाल की डिपार्टमेंट को हाइड्रोलॉजी और इस घटना के बारे में जानकारी दी। यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ हाइड्रोलॉजी ने इस घटना की जानकारी दी कि ग्लेशियर लेक आउटबस्ट हुआ है, और अब 1 साल बाद फिर उसी रिवर सिस्टम ने फिर इतनी डिस्ट्रक्टिव फ्लड देखने को मिली है। मतलब एक पैटर्न साफ दिखाई देता है। हिमालयन रीजन में यानी ग्लेशियर, स्नो और आइस से जुड़े हैजार्ड्स अब सिर्फ दूर पहाड़ों की समस्या नहीं है, इनका असर नीचे बसे टाउन्स, रोड, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स और हजारों लोगों तक पहुंच सकता है। और अब नेपाल की ये ट्रेजेडी सिर्फ नेपाल की कहानी नहीं है, क्योंकि नेपाल की नदियां आगे भारत में आती हैं। नारायणी रिवर की बात हो, गंडक नदी की बात हो, और इसलिए नेपाल में फ्लड के बाद बिहार और उत्तर प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया है। बिहार में वाल्मीकि नगर के गंडक बैराज के सभी 36 गेट खोल दिए गए हैं ताकि पानी के फ्लो को मैनेज किया जा सके। आप देख सकते हैं आगे ये इस तरफ बिहार की वाल्मीकि नगर नेपाल सीमा के पास इस नदी की तरफ जोड़ता है, ये इलाका कनेक्ट होता है और इसी वजह से यहाँ पर अलर्ट किया गया है।
खास तौर पर जो नदी के आसपास के इलाके हैं वहां पर अलर्ट जारी किया गया है। सुबह खबर आई कि वहां के जो डीएम है उन्होंने औचक निरीक्षण भी किया है और अलर्ट जारी किया गया है। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है, बिहार में भी, यूपी में भी, महाराजगंज और कुशीनगर को अलर्ट किया गया है। यानी नेपाल में शुरू हुआ एक फ्लैश फ्लड इवेंट रिवर सिस्टम के जरिए इंडिया तक कंसर्न पैदा कर सकता है। इसलिए हिमालय को सिर्फ एक माउंटेन रेंज समझना गलत होगा। ये पूरा रीजन इंटरकनेक्टेड है। लेकिन अब सबसे जरूरी सवाल, क्या खतरा टल गया है? आंसर है पूरी तरह नहीं, क्योंकि फ्लड के बाद भी खतरा खत्म नहीं होता है। पहाड़ों में सैचुरेटेड स्लोप्स हैं, अनस्टेबल रॉक है और ज्योग्राफी अभी हम समझने की कोशिश कर रहे थे किस तरीके से उत्तर में हिमालय है, बीच में स्लोप्स बने हुए हैं माउंटेन, और दक्षिण में कैसा इलाका है। ब्लॉक्ड रिवर की परेशानी यहाँ पर होती है और ऊपरी बनी टेम्पररी लेक की भी एक चुनौती है, एक चैलेंज यहाँ उठता है। इसमें से कोई भी दूसरा हैजार्ड पैदा कर सकता है और यही वजह है कि रेस्क्यू एजेंसी सिर्फ उन लोगों की तलाश नहीं कर रही हैं जो लापता हैं, बल्कि डाउनस्ट्रीम एरियाज को भी मॉनिटर किया जा रहा है। तो पूरी कहानी को सिर्फ एक लाइन में समझते हैं, ये कहानी सिर्फ बाढ़ की नहीं है, ये कहानी है हिमालयन ज्योग्राफी की, ग्लेशियर और अनस्टेबल माउंटेन की, क्लाइमेट चेंज से बढ़ते रिस्क की, क्रॉस बॉर्डर रिवर की और सबसे बढ़कर अर्ली वार्निंग सिस्टम की। क्योंकि प्रकृति को रोकना शायद हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन खतरे की जानकारी कितनी जल्दी लोगों तक पहुंचती है, ये हजारों जिंदगियां बचा सकता है। नेपाल की ये ट्रेजेडी इसलिए सिर्फ आज की खबर नहीं है, बल्कि पूरे हिमालयन रीजन के लिए एक बड़ी वार्निंग है। सवाल अब सिर्फ ये नहीं है कि बाढ़ क्यों आई, सवाल ये भी है अगली बार अगर हिमालय फिर ऐसा सिग्नल दे तो क्या हम उसे समय रहते पढ़ पाएंगे या समझ पाएंगे। ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी, कमेंट कर जरूर बताइएगा।